हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट किए अमृत बैच की क्लास नंबर 8। अभी तक आप लोग अमृत बैच की क्लास नंबर 7 नहीं देखे तो जाकर मेरे द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वीडियो में आप लोग यहाँ पर देख लेना है। टोटल आप लोगों को 8 क्लासेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और ये क्लास नंबर 7 अभी नहीं देखे तो जाकर वहां पर देख लेना है। उसमें आप लोग को विलेयता क्या है ये आप लोग को हम करा दिए। 2 से 4 दिन तक आप लोग को वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा थोड़ा हेल्थ में इशू था इसलिए, लेकिन अब आप लोग को रेगुलर क्लासेज चलेगी। ये 10 डेज का क्रैश कोर्स था लेकिन आप लोग को 6 से 7 दिन रेगुलर क्लासेज कराए इसमें। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा मतलब हेल्थ इशू के कारण यहाँ पर नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन आप लोग को हम प्रॉमिस करते हैं कि 1 जनवरी के अंतर्गत ये पूरे आप लोगों को जो इतना क्रैश कोर्स में बताए हैं पूरे कंप्लीट करा देंगे। और ये टॉपिक्स नंबर क्या है, सेकंड बिलियन का टॉपिक्स है और ये आप लोगों को 10 मार्क्स के यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो इसका बिलियन के टॉपिक्स की पार्ट नंबर क्या है, 3rd है। ये 1 और 2 नहीं देखे तो जाकर देख लेना, जिसमें आप लोग को सॉलिड स्टेट आप लोग को पूरा इसमें पढ़ा चुका हूँ, जिसके 5 पार्ट्स है। 6 और 7 2 पार्ट्स आप लोग को बिलियन के करा चुका हूँ। ये पार्ट नंबर क्या है, 3। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बाबू कंसेप्ट समझिएगा। वीवीआई आप लोगों को कंसेप्ट आता है हेनरी का नियम क्या है। इसमें हेनरी का नियम क्या होता है, राउट का नियम क्या होता है, आदर्श बिलियन क्या होता है, अनादर्श बिलियन क्या होता है, इसके पहचानने के कैसे कैसे नियम है, सारे आप लोग को यहाँ पर कराऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड जो आप लोग को क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। ये क्रैश कोर्स है, ये नहीं है कि पूरा आप लोग को सिलेबस करा रहा हूँ, आप लोग को वे क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पर जाकर लड़े, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हेनरी के नियम पर। तो हेनरी क्या बोलते हैं पहले समझिएगा कि स्थिर ताप पर, हेनरी के कह रहे हैं कि स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, यानी कि अगर टी बाबू दिया है, टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, कॉन्सोनेंट, यानी कि तापमान क्या हो, नियत हो, स्थिर हो। तापमान का हो, टी का मतलब क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर क्या हो, स्थिर हो, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, यानी कोई भी गैस हो, गैस मतलब O2 ऑक्सीजन, उसकी विलयता किसमें हो, द्रव में, जैसे लिक्विड H2 हो, द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी उसके दाब यानी प्रेशर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि P से क्या हो गया, प्रेशर समानुपाती क्या होती है, विलयता, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता यानी लिक्विड में उसकी विलयता गैस के दाब के समानुपाती, यानी कि पी प्रेशर, जो पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर, दाब, समानुपाती विलयता होती है। और पी समानुपाती इसको क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज बोलते हैं। आप लोग को इसके पीछे वाले पार्ट 2 में मोल प्रभाज क्या होता है, इसी को मोल अंश भी कहा जाता है, इसी को मोल अंश भी कहा जाता है, मोल प्रभाज भी कहा जाता है, या मोल भिन्न भी कहा जाता है। तो ये आप लोग को पूरे अच्छे से समझा दिया हूँ, पार्ट 7 आप लोग को देख लेना है। तो यहाँ पर P समानुपाती मोल प्रभाज हो गया। अब यहाँ पर P बराबर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो KH आएगा। KH क्या है, नियतांक है, और KH, और यहाँ पर मोल प्रभाज को बाबू हम लोग X से डिनोट करते हैं तो X क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज। तो P बराबर KHX, यानी P बराबर KHX, यही आप लोगों को क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। जहां पर क्या होता है बाबू, P, यहाँ पर जो P होता है वह गैस का क्या होता है, दाब होता है। टेम्परेचर P क्या होता है कि कोई भी अगर प्रेशर बताए तो दाब होता है, और KH यहाँ पर जो दिखाई देता है बाबू, हेनरी नियतांक होता है। और तीसरा आप लोगों को जो X दिया है उसको मोल प्रभाज भी कहते हैं, मोल अंश भी कहते हैं, या मोल भिन्न भी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात समझिएगा कि P बराबर KHX, ये तो हम लोग अभी सूत्र अभी निकाले कि P बराबर क्या होता है, KHX। तो अगर के मान के चलिए KH बराबर क्या हो जाएगा, तो KH बराबर क्या हो जाएगा, तो KH बराबर यहाँ पर P आ गया है तो P हो जाएगा, अब बटा में X हो जाएगा। तो यहाँ पर KH थोड़ा नियतांक K और H यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो यही जो KH है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी नियतांक। और उसके बाद जो X होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। X क्या होता है, मोल प्रभाज, और P जो प्रेशर होता है वह क्या होता है, दाब होता है। तो यही आप लोगों को क्या काम किया है कि जो P बराबर KHX है तो P बराबर KHX को हेनरी लेता है, KH को इधर लिया है, PX को इधर। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मान के चलिए कि ये मोल प्रभाज, X क्या है वो, मोल प्रभाज, अगर मोल प्रभाज को बाबू बढ़ाते हैं तो यहाँ पर KH जो हेनरी नियतांक होता है वह क्या होता है, घट जाता है।
क्या होगा, क्यों घट जाता है, तो यहां पर देखिए KH व्युत्क्रमानुपाती 1/x का रिलेशन होता है। अगर मान के चलिए कि KH को हम लोग यानी कि हेनरी नियतांक को घटाएंगे तो x जो मोल प्रभाज होगा, x मोल प्रभाज, तो ये तो बढ़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि हेनरी नियतांक को बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तब मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये आप लोगों का रिलेशन समझ में आना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्स में ये तो आप लोग को थ्योरी दे देगा कि कैसे इसको हेनरी का नियम क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बनेगा तो कैसे बनेगा कि मोल प्रभाज बढ़ने से हेनरी का नियतांक क्या होता है, मोल प्रभाज बढ़ने से हेनरी का नियतांक क्या होता है। तो आप लोग को सूत्र याद आना चाहिए, P बराबर KH क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है, सॉरी P बराबर KH क्या होता है, हेनरी का नियम होता है। तो हम लोग को मालूम है कि P बराबर यहाँ पर KH और X यहाँ पर लिख दिए। अब क्वेश्चंस में दे रहा है कि हेनरी नियतांक क्या होगा, तो KH ये हेनरी नियतांक है कि नहीं, तो KH बराबर इसको लिख सकते हैं, KH बराबर P/X, तो यहाँ पर P/X हम लिख दिए। अब क्वेश्चन क्या दिया है कि मोल प्रभाज बढ़ाने पर, यानी X क्या है, मोल प्रभाज, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तब हेनरी नियतांक क्या होगा, तब KH। अगर इसको बढ़ा रहे तो हेनरी नियतांक क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। P अभी बताया कि हेनरी नियतांक क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसके पीछे वाले पार्ट्स में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में भी कराए थे कि 1 बिलियन की मोलरता किसमें व्यक्त की जाती है, तो याद रखना है बिलियन की मोलरता बाबू मोल प्रति लीटर में की जाती है। यानी कि इसको हम लोग किसमें करते हैं, मोल यहाँ पर इसको किसमें करते हैं, मोल प्रति लीटर में इसका की जाती है, किसकी, तो बिलियन की अगर मोलरता की बात करता है तब। लेकिन अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि मोललता की बात करता है तो किस में मापी जाती है, तो मोल प्रति किलोग्राम में मापी जाती है, किसकी, मोललता की। तो ये आप लोगों को हेनरी नियतांक के बारे में जो क्वेश्चंस था आप लोग को यहाँ पर हम समझाए। यहाँ पर फिर अब आगे कुछ जो पॉइंट्स है, वाष्प दाब का अवनमन, ये क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन से राउट का नियम, तो ये राउट का नियम बहुत पूछा जाता है, हेनरी का भी नियम पूछा जाता है। ये टॉपिक से राउट्स के नियम से है, आदर्श विलयन द्वारा राउट्स के नियम से क्या होता है, अनादर्श विलयन द्वारा, पूरे आप लोग यहाँ पर हम बताएंगे। देखिए हेनरी के नियम तो पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि वाष्प दाब क्या है और उसके बाद में वाष्प दाब अवनमन क्या है। ये आप लोग को ये पार्ट 3 में इतना कर लेंगे तो पार्ट 4 में आएंगे वाष्प दाब के अवनमन से राउट्स के नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, जैसे राउट्स के पूछा जाते हैं वे सारे कराएंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, तो देखिए एक निश्चित ताप पर, अगर मान के चलिए कि फिर एक क्या हो, एक निश्चित ताप पर, यानी कि टेम्परेचर क्या हो, कंसोनेंट हो, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था मतलब कि जहां पर स्थिर शून्य हो, साम्य अवस्था मतलब जहां पर 0 हो, तो एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, जो वाष्प होता है उसके अणुओं द्वारा द्रव के सतह पर लगने वाला दाब को वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि इसका मतलब परिभाषा बोल रहा है कि एक निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या हो, कंसोनेंट कर दिया जाए और पर साम्य अवस्था में, यानी कि यहाँ पर साम्य अवस्था हो, यानी कि कोई भी अगर वस्तु हो क्या होगा, 0 के हो, यानी साम्य अवस्था के रूप में हो, तो वाष्प के अणुओं द्वारा, यानी जो वाष्प होता है, यानी कि मान के चलिए कि कोई भी चीज अगर ये होता है और ये वाष्प के यहाँ पर ऊपर जो वाष्प निकलता है यहाँ पर गैस के भाप के रूप में, तो वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव के सतह पर, यानी कि जो लिक्विड होता है, अगर मान के चलिए कि H2O ये इसको हीट देते हैं एक स्थिर कंसोनेंट टेम्परेचर पर, तो इसके जो वाष्प होते हैं वेपर ऊपर जाते कि नहीं जाते, लिक्विड जो जल का, तो वही बोल रहा है कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प के अणुओं द्वारा, यानी जो ये वाष्प के जो अणु होते हैं अणुओं द्वारा द्रव के सतह पर लगने वाला दाब, यानी कि इसके जो सतह पर लगने वाला दाब को वाष्प दाब हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, थोड़ा एग्जांपल्स पर हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर A
बी और सी, तीन आप लोगों को यहाँ पर हम लोग कंटेनर यानी पात्र ले लेते हैं और तीनों में वाष्प के अणु यानी कि वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, वाष्प के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। यानी जो वाष्प जो होता है, वाष्प जो मान के चलिए वाष्प क्या होता है, अगर वाटर हम लोग होता है जल के अंदर और पानी को हम लोग आंच देते हैं उसमें और उसके बाद चावल को डालते हैं तो ये जो भाप निकलता है उसको वाष्प कहते हैं। और इसी वाष्प को जब लिक्विड जब द्रव के देखिए यहाँ पर जब उसी वाष्प को साम्य अवस्था के अणुओं द्वारा सतह पर लगने वाला जो प्रेशर लगता है, दाब लगता है, उसको वाष्प दाब कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग तीन कंटेनर ए बी सी बाबू ले लेते हैं। इसमें वाष्प के अणुओं की संख्या, बी में भी वाष्प के सारे अणु की संख्या और डी में भी वाष्प के अणुओं की संख्या है। यहाँ पर देखिए कि ए में वाष्प के अणुओं की संख्या कम है, इसमें थोड़ा ज्यादा है और इसमें वाष्प की अणुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट पॉइंट देखिए कि सबसे ज्यादा वाष्प दाब सी में होगा, यानी कि सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसमें होगा, सी में, क्योंकि वाष्प दाब के अणुओं की संख्या क्या है, अधिक है। तो जब अधिक होगा तो दाब भी अधिक लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वही बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वाष्प दाब सी में होगा क्योंकि वाष्प दाब के अणुओं की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। बी में उससे कम है और ए में सबसे कम है। तो अगर इसके आएंगे कि मतलब वाष्प दाब के रूप में इसको प्रदर्शित करें तो ए में क्या होगा, सबसे कम होगा, बी में भी उससे कम और सी में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। यानी सी में क्या होगा, वाष्प दाब सबसे अधिक होगा, यानी वाष्प दाब के अणुओं की संख्या अधिक है, इसीलिए वाष्प दाब क्या होगा, सबसे अधिक होगा। और यहाँ पर बी में क्या होगा, उससे कम, और ए में क्या हो जाएगा, सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा। ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं वाष्प दाब का अवनमन की ओर, यानी कि वाष्प दाब के अवनमन, ये अगर समझेंगे तभी आप लोगों को राउट के नियम को बाबू समझ में आएगा। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं तो राउट के नियम अच्छे से समझ में आएगा। अब राउट के नियम आप लोग समझिएगा। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, अब यहां पर समझिएगा पहले नंबर कि जो आप लोगों को अवाष्पशील पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले जो जल्दी वाष्पशील ना हो, यानी कि जो जल्दी वाष्प के रूप में ना घुले, उसको करने में क्या होगा, टाइम लगे। जैसे चीनी को हम लोग क्या काम करते हैं, ये क्या जल्दी आप लोगों को घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यानी कि ये अवाष्पशील पदार्थ होता है जो जल्दी वाष्पशील ना हो, यानी कि ये जल्दी क्या हो, वाष्प के रूप में पिघलकर ऊपर ना जाए। लेकिन वाष्पशील पदार्थ क्या होता है बाबू, जैसे कि पेट्रोल, जैसे पेट्रोल हम लोग का हवा के संपर्क में आएगा तो ये गैस के ऊपर क्या हो जाएगा, वाष्प के रूप में वहां पर मतलब ऊपर भाप के ऊपर में चल जाएगा। तो पेट्रोल क्या हो गया, वाष्पशील पदार्थ हो गया, और चीनी क्या हो गया, अवाष्पशील पदार्थ हो गया जो जल्दी ना घुले। लेकिन पेट्रोल क्या होगा, जल्दी हवा के संपर्क में आएगा, उड़ जाएगा, वाष्पशील पदार्थ है। अब यहां पर समझिएगा अवाष्प दाब के अवनमन के बारे में कि जब किसी वाष्पशील विलायक, विलय विलायक आप लोग को पढ़ा दिए, विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं। पार्ट 7-6 देख लेना अच्छे से, इसको विलय और विलायक क्या है अच्छे से समझाए हैं। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब के अवनमन कहा जाता है। यानी कि कहने का कारण क्या है, इसका समझिएगा कि वाष्प दाब का अवनमन कि जब किसी वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक मतलब पेट्रोल में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, यानी कि चीनी को मिलाते हैं तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है, यानी कि उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। फिगर में थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या काम किए कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम किए कि एक कंटेनर लिए, कंटेनर में हम लोग क्या काम किए समझिएगा, शुद्ध विलायक रखे। इसमें क्या किए बाबू कि शुद्ध विलायक डाल दिए। अब शुद्ध विलायक जिसको पीनट द्वारा सूचित किया जाता है, अब अगर शुद्ध विलायक डालते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। क्यों, यहां पर समझिएगा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है, इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। यानी कि जब किसी हम लोग शुद्ध विलायक डालते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यानी कि शुद्ध विलायक कुछ भी उसमें मिश्रण नहीं किया है विलायक में, तो यहाँ पर शुद्ध विलायक क्या होगा, वाष्प दाब ज्यादा होगा, तो पी नॉट हो जाएगा।
लेकिन अगर हम लोग इसमें बिलियन को अगर पूरा मिलाते हैं, जिसको पी एस यानी पी सोल्यूशन कहा जाता है, तो वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों होगा? क्योंकि इसमें विलय कुछ हम मिलाए हैं। क्या किए? H2O जल और NaCl, ये हम लोग बिलियन में क्या हो कि विलय को कुछ मात्रा में हम मिलाए हैं, तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। लेकिन अगर ये शुद्ध विलायक है, कुछ भी इसमें नहीं मिलाए हैं, तो वाष्प दाब का होगा? ज्यादा होगा। तो परिभाषा समझिएगा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील को मिलाते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि NaCl नमक को H2O को मिश्रण मिलाते हैं, तब उसको हम लोग क्या करते हैं कि मिलाते हैं, तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। यानी कि पहले से इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक वाष्प दाब ज्यादा था, लेकिन इसमें अगर मिश्रण पीएस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वाष्प दाब ज्यादा हो जाता है। यानी कि हम लोग समझेंगे उन्नयन क्या होता है और इसमें अवनमन क्या होता है, ये आप लोग समझिएगा। देखिए कंसेप्ट पूरा अच्छा से समझिएगा कि अगर कम वाष्प दाब कम से ज्यादा की ओर कब कौन चलता है? उन्नयन चलता है। अगर हम लोग अवनमन की बात करते हैं, तो वाष्प दाब ज्यादा से कम की ओर हम लोग चलते हैं। तो वही होता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। यानी कि शुद्ध विलायक पहले मिलाए थे तो वाष्प दाब ज्यादा था, शुद्ध विलायक कुछ भी नहीं था, केवल अकेले मिलाए थे यहाँ पर, तो ये वाष्प दाब ज्यादा था, अकेला था तो। और इसके साथ विलयन में मिला देते हैं, विलायक की मात्रा मिला देते हैं, तो वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसी को हम लोग वाष्प दाब के अवनमन कहा जाता है। तो वही चीज लिखा है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, तो वाष्प दाब पहले से कम हो जाता है। इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि अगर यहाँ पर हम लोग विलायक ले लेते हैं, तो विलायक को पीनट यानी यहाँ पर जो विलायक लिखा है वो पीनट लिख देते हैं, और दूसरा कंटेनर में पी सॉल्यूशन यानी कि बिलियन हम लोग मिलाते हैं। तो यहाँ पर पीनट जो वाष्प दाब कितना है? 10 है। वाष्प दाब क्या है? 10 है, ज्यादा रहेगा। और यह बिलियन वाष्प दाब में कमी आएगी, तो कमी आएगी तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख दिए, यानी कि 8 इसका वाष्प दाब हो जाएगा। तो कितनी कमी आई? तो 2 की कमी आई। तो यही हम लोग वाष्प दाब के अवनमन कहते हैं। यानी विलायक और विलयन, तो सबसे अधिक विलायक में रहता है, विलयन में क्या होता है? कमी होती है। यानी कि ये जो विलयन होते हैं इसमें देखिए कमी आ रही है वाष्प दाब की, और इसमें वाष्प दाब क्या होते हैं? ज्यादा होता है विलायक में। तो अगर सूत्र की बात करते हैं, तो वाष्प दाब में कमी या इसी को अवनमन कहा जाता है। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस का विलयन का वाष्प दाब होता है। यानी कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब कितना है? 10 है, और विलयन के वाष्प दाब कितना है? 8 है। तो कितना कमी आई? 2 के कमी आई। तो अब ये वाष्प दाब में कमी या अवनमन, तो कमी की बात करते हैं या वृद्धि की बात करते हैं, तो दाब में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो दाब में परिवर्तन हुआ, तो डेल्टा पी यानी वाष्प दाब में कमी या अवनमन परिवर्तन, तो डेल्टा पी इक्वल टू शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब देखिए शुद्ध विलायक क्या है? पी नॉट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पी नॉट और उसके बाद क्या है? माइनस बिलियन का वाष्प दाब। तो बिलियन का वाष्प दाब पी एस, तो यहाँ पर पी एस सोल्यूशन हो गया। तो ये जो फाइनली आप लोगों को डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी एस, यही हम लोगों को क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। तो यहाँ तक आप लोग को पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में है। अब इसके एक क्वेश्चन हम आप लोग को करा देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन के बारे में थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बन सकता है। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस के पी एस, जो पी नॉट आप लोग को विलय या विलायक कहलाता है, पी एस जो सोल्यूशन कहलाता है, पी नॉट यहाँ पर वे हो गया। तो पी नॉट माइनस के पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, ये क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र। क्वेश्चंस आप लोग को ये किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा होता है। क्वेश्चंस आप लोग को पूछ देगा कि कोई भी विलयन हो उसका वाष्प दाब हमेशा होता है विलायक से अधिक नहीं, विलय से अधिक ये भी नहीं, विलायक से क्या होता है? कम होता है, और विलयन क्या होता है? उसमें अधिक होता है। क्यों होता है? आप लोग को बताए हैं कि विलयन में क्या होता है कि वाष्प दाब
यहाँ पर ए प्लस बी आप लोग को पीछे बताए थे कि अगर घोल आप लोग को घोल दिए सॉल्यूशंस के घोल, तो इसमें कमी उत्पन्न हो जाती है और उसमें विलय में, तो इसीलिए विलायक से कम होता है। किसी विलयन का वाष्प दाब हमेशा होता है तो विलायक से कम होता है।